नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपीएलटी शिक्षक भर्ती 2025 के अंतर्गत हिंदी के पाठ्यक्रम और पैटर्न पर बातचीत करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण और द्वितीय चरण में किस तरीके से पैटर्न को अपनाया गया है, उसके ऊपर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हमने विस्तृत विज्ञापन पर चर्चा करते हुए इन बिंदुओं पर बातचीत की थी, लेकिन सहूलियत के दृष्टिकोण से हमने अलग से टाइप करते हुए आप सभी के सामने स्पष्ट रूप में चीज़ों को रखने का प्रयास किया है। तो ध्यान से आप सुनेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा का पाठ्यक्रम या फिर पैटर्न समझना तैयारी से पहले बहुत जरूरी है। अगर आप पाठ्यक्रम समझ पा रहे हैं, पैटर्न ठीक से समझ गए, तो तैयारी सही दिशा में और सटीक तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप देख रहे हैं कि प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जाना जा रहा है, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक मुख्य विषय को शामिल किया गया है। परीक्षा योजना को अगर देखें तो सामान्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पैटर्न पर आधारित होगी, यानी कि एमसीक्यू पर आधारित प्रश्न पत्र होगा। एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे और जिस विषय से आपने फॉर्म को भरा है उसके कुल 120 प्रश्न होंगे। कुल 300 अंकों का ये पेपर होगा और हर प्रश्न 2 अंक का होगा। समय 2 घंटे का होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला प्रश्न पत्र है, जिसको कि हम प्री के नाम से जान सकते हैं, इसमें कुल 150 प्रश्न रहेंगे, जीएस के 30 प्रश्न रहेंगे और हिंदी के आप देख रहे हैं कि 120 प्रश्न होंगे और टोटल प्रश्नों की संख्या 150। हर प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि टोटल आपका एग्जाम 300 नंबर का होगा। विज्ञापन के दौरान हमने आप सभी को बताया था कि एससी एसटी के लिए 35% और ओबीसी, यूआर और अन्य कैटेगरीज के लिए 40% नंबर आपको लाना है। ठीक है, तो 300 का 35% कर लीजिए, 40 का आप 300 का 40% कर लीजिए। उस हिसाब से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने नंबर हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप कम से कम 105 नंबर, कम से कम 105 नंबर एससी एसटी में है तो आपको लाना है, तभी आप दूसरे चरण में जा सकते हैं। और जहां तक यूआर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कुल आपको 120 नंबर के आसपास में लाना है। ठीक है, तो मोटे तौर पर जब आप तैयारी करने जा रहे हैं तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इतना नंबर हम लाएंगे तभी दूसरे चरण में जा सकते हैं। ठीक है, वैसे हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी 65% नंबर लाइए, 70% नंबर लाइए। जितना ज्यादा नंबर लाएंगे उतने आपके लिए आगे के चरणों में आपका विश्वास बना रहेगा। तो ये तो यहाँ पर न्यूनतम एक क्वालिफिकेशन टाइप का नंबर दिया गया था। विज्ञापन में हमने इसके ऊपर बातचीत की है, क्योंकि विस्तार से हम बात कर रहे हैं तो आप सभी का ध्यान उधर ले जाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं ले जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि वो है। और देखिए यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, 1/3 नंबर माइनस मार्किंग भी है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अंधाधुंध प्रश्नों को हल नहीं करना है, देख के हल करना है। ज्यादा अगर माइनस हो जाएगा तो हो सकता है कि बहुत लोगों को 35% या 40% नंबर लाना भी बहुत कठिन हो सकता है। ठीक है, तो सावधानी आपको रखना है। तो सामान्य जो परीक्षा योजना थी, प्रारंभिक परीक्षा, उसको आपने देख लिया कि जीएस का प्रश्न पत्र रहेगा 30 और जो भी मुख्य विषय है वो 120 रहेगा। और जो चीजें यहाँ पर कि न्यूनतम कितने नंबर लाना है, माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, इसको ध्यान में रखना है। बताया गया कि उपरोक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। ये नियमानुसार क्या है, वही जिसके तरफ मैंने आप सभी का ध्यान आकर्षित किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने तमाम जगहों से इस बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है।
जब आप समझेंगे उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर सफल होंगे। तो ठीक है, तो ये तो हो गया प्रथम चरण का जो भी एग्जाम पैटर्न था। ठीक है, उसको आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं हम द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा। जिन विद्यार्थियों ने इसको क्वालिफाई कर लिया, अब वो द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। वैकल्पिक विषय जिसमें आपने फॉर्म भरा है वही रहेगा। उदाहरण के लिए हिंदी विषय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा पैटर्न क्या है, जो परीक्षा योजना यहाँ पर बताई गई कि एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्नों की संख्या कुल 20 होगी, 10-10 क्वेश्चन 2 भागों में बांटे गए। ठीक है, कुल अंक होंगे 200 नंबर के। ठीक, 80 नंबर के छोटे प्रश्न होंगे और 120 नंबर के बड़े प्रश्न होंगे। यहाँ पर बताया गया है कि 10 क्वेश्चन 8-8 नंबर के रहेंगे, तो वो 80 हो गया, जिसको कि लघुत्तरी प्रश्न कहा जा सकता है। और फिर 10 क्वेश्चन 12 नंबर के रहेंगे, जो कि दीर्घ उत्तरी रहेंगे। तो इस तरीके से टोटल नंबर आप देख रहे हैं कि 200 अंकों का है। 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। इसमें छोटे जो क्वेश्चन है 125 शब्द के हैं और बड़े जो क्वेश्चन है वो 200 शब्दों के हैं। तो हमने टोटल गिन कर बताया था कि लगभग 3000 से ऊपर शब्द आपको लिखने पड़ेंगे। 3200 के आसपास में लिखना पड़ रहा है। हालांकि कोई गिन कर उत्तर नहीं लिखेगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और जो चेक करने वाला है वो भी पूरा बैठ के गिनेगा नहीं। ठीक है, तो मुकम्मल तौर पर प्रश्न के अनुसार अगर आप आंसर दे देते हैं टू द पॉइंट, समय को मैनेज करते हुए, तो आपका पेपर ठीक जाएगा। वरना देखेंगे आप कि समय कम पड़ सकता है। ठीक है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन को हल करना और अलग अलग पैटर्न पर क्वेश्चन को हल करना एक मुसीबत है, एक चुनौती है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा को पास करेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, वो द्वितीय चरण में आएंगे, तब उनके सामने यहाँ पर ये चीजें दिखाई पड़ेंगी। जब हम विज्ञापन पर बातचीत कर रहे थे, तो एक विद्यार्थी न जाने उन्होंने पूरा वीडियो देखा था कि नहीं, उन्होंने जल्दी में कमेंट कर दिया कि क्या लिखित परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग होगी। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई और विस्मय भी हुआ कि न जाने विद्यार्थी को अब कैसे समझाया जाए। तो देखिए, निगेटिव लिखित परीक्षा में निगेटिव देखा जाए तो बड़ा घातक होता है। ऑब्जेक्टिव में तो अगर आपने गलत कर दिया तो 1/3 नंबर कट गया, ठीक है, आप संतुष्ट रहेंगे। लेकिन लिखित परीक्षा में कई गलतियों को देखा जाता है। एक तो मात्रात्मक त्रुटि, ठीक है, राइटिंग, आपकी लिखावट कैसी है। अगर सुंदर लिखावट है तो अच्छा नंबर मिलेगा। गंदी लिखावट है, जिसे आंसर कॉपी को आपको दे दिया जाए, जो लिखा हुआ है वो खुद न समझ पाए कि हमने ही लिखा था कि कोई और लिखा था। तो लिखावट भी बहुत महत्व रखती है। मात्रात्मक त्रुटि, वाक्य विन्यास। वैसे तो ऑब्जेक्टिव में हम ऑप्शन को रंग देते हैं और आराम से बैठे रहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें, आप कैसे प्रस्तुति दे रहे हैं, क्रम से चीजों को ठीक से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। तो निगेटिव देखा जाए तो बहुत है। अगर उदाहरण के लिए मैं कहूं, तो अगर लघुत्तरी में 8 में अगर 6 नंबर आप पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा नंबर है आपका। हो सकता है कि बहुत लोग इसमें 3 नंबर 4 नंबर भी पाए, हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग इसमें उस तरीके की नहीं है जैसा कि ट्रेडिशनल पारंपरिक ढंग से वस्तुनिष्ठ एग्जाम में होता है, उस टाइप से नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां हैं कि आप रचनाकार का नाम ठीक से लिख पा रहे हैं कि नहीं, जो भी रचना है उसका नाम ठीक से लिख रहे हैं कि नहीं, और भी बहुत सारी मात्रात्मक त्रुटियां तो काफी घातक होती हैं लिखित परीक्षाओं में। और राइटिंग, इन दोनों को आपको सुधारना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने बहुत सालों से लिखा ही नहीं है, अंतिम बार आपने एमए के दिनों में ही लिखा था, तो आदत छूट गई होगी, पढ़ने की आदत हो गई है। ऑब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आप अपने उन पुराने दिनों को याद कीजिए जब आप बीए एमए में लिखा करते थे और 70-70 75-75% नंबर पाते थे, तो कैसे लिखते थे। तो ये ध्यान में रखना है आपको। हालांकि प्रतियोगिता बहुत कड़ी है, तो बच्चे मिल जाएंगे, अच्छे बच्चे मिल जाएंगे लिखने वाले। लिखने वालों को इस एग्जाम में काफी फायदा है, जो सही मायने में जिनकी राइटिंग अच्छी है, मात्रात्मक त्रुटियां कम करते हैं, व्याकरण की अशुद्धियां कम है, वाक्य विन्यास ठीक है, ठीक है, और मौलिक तरीके से सोचते हैं
और उनके लिखने का जो ढंग है, प्रस्तुति है, वो भी प्रश्नानुसार है, तो उनको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आप भोलापन टाइप का आपको आंसर क्वेश्चन नहीं पूछना है कि इसमें निगेटिव है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर मुख्य परीक्षा के बारे में आपने देख लिया होगा कि ये रिटेन एग्जाम है। रिटेन मतलब आपको सब्जेक्टिव तौर पर लिखना पड़ेगा, इसलिए आप धीरे धीरे लिखना शुरू कीजिए, लेकिन उसके पहले प्रारंभिक परीक्षा पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि ताकि आप क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, पहले जमाने में यही एग्जाम जो होता था, जब हालांकि मैंने कभी टीजीटी का एग्जाम नहीं दिया था, एलटी का, लेकिन जीआईसी का एग्जाम हमने दिया था। तो उसमें पहले एग्जाम होता था, फिर 8 गुना, फिर इसके बाद 15 गुना बुलाया जाता था, कभी कभी 8 गुना भी बुलाया जाता था, फिर 3 गुना बुलाकर इंटरव्यू लिया जाता था। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि 35% SC/ST और 40% UR, OBC, EWS और जो भी कैटेगरीज हैं उनको लाना है। तो पहला आपका टारगेट हो कि जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन या फिर क्वालिफाइंग नंबर है उसको आप पार कर जाएं। ठीक है, तब आप लिखित परीक्षा में एक कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं और इन्हीं 200 नंबर के आधार पर आपका चयन होगा। प्री का कोई रोल नहीं है, प्री का रोल बस है कि आप द्वितीय चरण में पहुंच जाए, लेकिन नंबर इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आप कल्पना कीजिए कि सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का होगा जो कि 65% या फिर 70% नंबर ला दे। मतलब कोई ला दिया कितना, 140 नंबर ला दिया, 150 नंबर ला दिया, 160 नंबर ला दिया, वो लोग सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, अगर कोई 100 नंबर ला रहा है तो हो सकता है कि वो चयनित ना हो पाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, लिखने वाले में भी बहुत ज्यादा है। तो अपनी लिखावट पर जरूर ध्यान रखिए। इसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे कि कैसे आप लिखेंगे तो आपकी कॉपी सुंदर भी दिखेगी और जो आपका मटेरियल है वो भी जो एग्जामिनर है उनके सामने अच्छे से प्रस्तुत होगा। इस पर मेरा ध्यान है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो पाठ्यक्रम योजना बनाई गई है, परीक्षा योजना बनाई गई है लिखित एग्जाम में, और उसके बारे में हमने मोटे तौर पर बता दिया पिछले स्लाइड में, लेकिन आप भी इसको पढ़ लीजिए कि जो वैकल्पिक विषय होंगे उसके लिए 2 खंड बनाए गए, खंड अ और खंड ब। जब आप एग्जाम देने जाएंगे लिखित परीक्षा, तो वहां पर खंड अ और खंड ब, हो सकता है कि आपको जो कॉपी मिले उसमें पहले से खंड अ लिखा गया हो और प्रश्न दिया गया हो, फिर जगह छोड़ी गई हो, फिर दूसरा प्रश्न दिया गया हो, फिर जगह छोड़ी गई होगी, फिर अगला ऐसे पेज आ जाएगा इसी टाइप से। ठीक है, आपको कुछ लिखना नहीं, बस आपको देख लेना है कि इसका जवाब हम देंगे, फिर आप देना शुरू कर देंगे। तो खंड अ के अंतर्गत कुल 10 प्रश्न होंगे, जिनको कि लघुत्तरीय प्रश्न के नाम से जाना जाएगा, और उत्तरों की जो शब्द सीमा होगी वो 125 शब्द होंगे। अब इसको आप गिनेंगे नहीं, ये 130 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं। ठीक है, ना लिखने वाला गिन सकता है, न जांचने वाला गिन सकता है, क्योंकि जांचने वाले के पास बहुत सारी कॉपीज रहेंगी, उसमें से जो ऐसी कुछ कॉपी होंगी जहां पर ठहरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि नहीं इस कॉपी को बढ़िया से। कुछ कॉपी तो एकदम से पता ही नहीं चलती है, क्योंकि हमें बीए और एमए की कॉपियां देखने का मौका मिला है, मैं देखता हूँ, इग्नू की भी कॉपी को देखता हूँ, तो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। कुछ कॉपी तो बस लगता है कि चलिए इनको पास कर देते हैं, कुछ को ठहर कर पढ़ने का भी मन करता है, क्योंकि हम परीक्षा वाली, नौकरी वाली परीक्षा देने जा रहे हैं, तो हमें बताना है कि हम इस पोस्ट के लिए योग्य हैं, हमारा चयन होना चाहिए। बीए एमए में जो आपने लिखा वो ठीक था, अलग था, लेकिन यहाँ पर इस चीज को लेकर मैं आप सभी से चर्चा करूंगा, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, तो खंड अ में 10 प्रश्न होंगे, 125 शब्द की शब्द सीमा होगी और 8 अंक के होंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। खंड ब के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न के नाम से जाने जाएंगे। उत्तरों की शब्द सीमा कुल 200 शब्दों की होगी। ठीक है, और ये 12 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक, तो ये आपका 190 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है। जिस प्रश्न का सही जवाब आपको आएगा, मतलब अच्छे से पढ़ा हुआ आ जाएगा, उसमें आप ज्यादा लिखेंगे। जो नहीं आएगा उसमें बना बना के लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मुक्तिबोध पर सवाल आ जाता है, तो आप अगर मुक्तिबोध पर अच्छे से तैयारी करके गए हैं तो आप केवल मुक्तिबोध लिखेंगे। अगर नहीं आपकी तैयारी है तो आप बार बार लिखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध,
हर बार लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध लिखते हैं या फिर कहते हैं। इसी तरीके से अगर अज्ञे पे आ गया, तो अगर आपको अज्ञे वाला क्वेश्चन आता है तो आप सामान्य अज्ञे लिखेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप बार बार लिखेंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे कहते हैं, जो भी इसमें शब्द बढ़े। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ पाए। एक बार मुझे याद है कि आज्ञे और मुक्तिबोध पर ही सवाल आ गया था, तो उस समय थोड़ा सा इन पे मैं अच्छे से नहीं पढ़ा था, लेकिन अन्य प्रश्नों के मुकाबले इन्हीं दोनों पर मुझे आ रहा था, तो पेज मेरा नहीं भर रहा था। मैं एमए की बात बता रहा हूँ, जेएनयू की बात बता रहा हूँ। तो वहां पर हमने इन दोनों का नाम बराबर बड़ा बड़ा लिखा, तो थोड़ा जो भी पेज मेरा खींचा गया। इस तरह की घटना आप लोगों के साथ भी हुई होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने जीवन के अनुभवों को इसलिए बता देता हूं कि ईमानदारी इसमें है। ईमानदारी से बताना चाहिए कि कोई ऊपर से टपका हुआ नहीं है, सभी लोग उसी डेस्क के इस पार से आए हुए हैं। हमारे और आप में अंतर यही है कि हम लैपटॉप की स्क्रीन के इस पार हैं और आप उस पार हैं, और जब आप तैयारी कर लेंगे, सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो आप ही हमारे कैटेगरी में आ जाएंगे। तमाम विद्यार्थी अब शिक्षक बन चुके हैं, अलग अलग अपनी जगह सेवाएं दे रहे हैं, तो यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि अनुभवों से भी सीखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैटर्न, आप समझ गए पूरा, दोनों पेपरों के पैटर्न को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, भूलना नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को एक से अधिक बार भी आप देख सकते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हिंदी का सिलेबस क्या है। सिलेबस को हम बार बार यही कहते हैं कि वो रोड मैप होता है। अगर आप सिलेबस बढ़िया से समझ गए हैं और सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपके लिए नया सिलेबस है, ये लगेगा कि आपने तो लगभग इसमें सब कुछ पढ़ा हुआ है। बस क्या है कि पिच के मुताबिक आपको वहां पर अपना प्रदर्शन करना है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपना दिमाग दौड़ाएंगे, अगर सब्जेक्टिव आ जाएगा तो आप सब्जेक्टिव के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में फायदा ये होता है कि 50% क्वेश्चन में ही सारी चीजें छिपी रहती हैं, आपको केवल दिमाग लगाना रहता है क्या है। सब्जेक्टिव में क्या है कि शुरुआत करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, आदिकाल के बारे में लिखना पड़ेगा आपको अगर आ जाता है। तो हम सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस देखिए कई छोटे छोटे उप विषयों में बांटा गया है। पहला जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो हिंदी साहित्य के चारों कालखंड हैं उनको शामिल किया गया है। आदिकाल, भक्ति काल, और भक्ति काल में जो भी शाखाएं हैं, धाराएं हैं, उनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, फिर रीतिकाल है। ठीक, आदिकाल हो गया, भक्ति काल, फिर रीतिकाल। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का 50% हिस्सा है। अब है आधुनिक काल, जिसमें भारतेंद्र युग, ठीक है, द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। ये कुल 6 पोर्शन आप देख रहे हैं। जितना ऊपर आपने देखा हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकाल से लेकर रीतिकाल, उतना आधुनिक काल में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे विषय। ठीक है, तो आधुनिक काल को आपको पढ़ना है। अब हमने इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा की तो आपको बिल्कुल नहीं लगा होगा कि ये आपके लिए नया है, बिल्कुल नया नहीं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तौर पर आपने बीए एमए में पढ़ लिया था, बस आपको थोड़ा सा प्रतियोगी छात्र के दृष्टिकोण से अपने को और कुछ कुछ नई चीजों के साथ जोड़ना है, ज्यादा नहीं जोड़ना है। जैसे मान लीजिए आप किसी के नोट्स को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो लगभग सभी विद्यार्थी वही नोट्स पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सिविल सर्विसेज की जो भी कोचिंग है, फेमस कोचिंग है, उसके नोट्स को सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सेलेक्ट कौन होता है? जो अपने मूल मंत्रों को उसमें शामिल करता है, अपनी रणनीति को भी रखता है, वही उसका आंसर अलग होता है। बाद में सफल होने के बाद उसके आंसर को बताया जाता है। अब तो इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि सब लोग देखना शुरू कर देते हैं कि फलाने कैसे लिखा था। और सही बात यह है कि जो सफल होता है, जो लिखने वाला होता है, उसको भी नहीं मालूम होता है कि मेरी कॉपी सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे होगी, बेस्ट कैसे होगी। तो कोशिश करना है आपको कि अच्छा आप लिखें। कभी भी अपने दिमाग में आपको नहीं रखना है कि इस एग्जाम को मैं टॉप करूंगा। जिस दिन ये रखेंगे फिर आप प्रेशर में रहेंगे हमेशा। आपको स्लोली स्लोली धीरे धीरे आपको अपने दिमाग में रखना है कि अच्छा प्रदर्शन करना है। तो आपने देख लिया हिंदी साहित्य का इतिहास दोनों यहाँ पर भागों को। अब आगे है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिसके अंतर्गत निबंध, नाटक, उपन्यास,
कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य और व्यंग। कुल 10 टॉपिक हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास के अंतर्गत। अब इसमें आपको क्या करना है कि जितनी भी विधाएं दी गई इन विधाओं के इतिहास को आप एक बार जरूर ध्यान में रखिए। इनके जो भेद किए गए हैं इनको ध्यान में रखिए और इनसे जुड़े हुए जो भी रचनाकार हैं। ऑब्जेक्टिव के समय आप पूरा पढ़ लिए होंगे, लेकिन सब्जेक्टिव को भी थोड़ा थोड़ा अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्टिव तो आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि उस तैयारी में यूपी टीजीटी पीजीटी भी दे सकते हैं, जीआईसी भी दे सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दे सकते हैं, बीपीएससी ट्री, राजस्थान, जितना भी एग्जाम है सब में आप बैठ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो ऐसा ही होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में थोड़े प्रश्न अगर ट्विस्ट लेते हैं, टर्न लेते हैं, तो वहां पर दिक्कत होने लगती है। तो इन विधाओं के इतिहास को अच्छे से समझिए। इनसे जुड़े हुए जो फेमस रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, उनको ध्यान में रखिए, उनकी रचनाओं को ध्यान में रखिए। ठीक है, हम अपने हिसाब से आप सभी को बताएंगे, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ईमानदारी से बताने के कारण बीच बीच में बहुत सारे विचार आने लगते हैं कि ये पॉइंट विद्यार्थियों के लिए छूट न जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आराम से आप कुछ चीजों को बताएं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बैच पे बैच मुझे चलाना है, समय नहीं। जो कुछ है एक ही बार में समझाने का प्रयास हम करते हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य का विकास जो है वो आप समझ जाएंगे कि जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं और जो अन्य गद्य विधाएं दोनों को शामिल किया गया है। दोनों के इतिहास को ध्यान में रखिए, भेदों को ध्यान में रखिए, रचनाकारों को ध्यान में रखिए और रचनाओं को ध्यान में रखिए। ठीक है, अब एक और टॉपिक दिया गया है हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो इसमें आदिकाल से लेकर जितना भी ऊपर के तीनों पॉइंट को आप जोड़ सकते हैं, जिसमें गद्य भी आ जाएगा, पद्य भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर आप सतर्कता के साथ पढ़ते हैं तो इन्हीं दोनों के साथ, इस पोर्शन के साथ आपका ये तीसरा पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ व्याकरण के पोर्शन को भी रखा गया है और दो तरीके के व्याकरण को रखा गया है। एक तो हो गया रस, अलंकार, छंद से रिलेटेड, रस, अलंकार और छंद से, और दूसरा हो गया भाषा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो रस, अलंकार, छंद में आपको क्या पढ़ना है? रस, अवयव, भेद, छंद। ठीक है, दोहा, रोला, सोठा, चौपाई, बरवे, छप्पय, हरिगीतिका, इंद्र वज्जा, इंद्र वज्रा बल्कि होता है, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, वसंत तिलका, कवित्त, सवैया, लक्षण और उदाहरण, अलंकार, अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान, अत्युक्ति, अन्वन्य, ये सब अलंकार हो गए। फिर काव्य गुण और काव्य दोष भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी सिलेबस बनाने वाला है उसमें हिंदी के छंदों को भी रखा गया है और संस्कृत के छंदों को भी रखा गया है। जैसे आप पढ़ेंगे वंशस्थ, ये सब संस्कृत में आता है, तो आपको थोड़ा बहुत छंद पढ़ते हुए इनको देखना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक किताब आप सभी को सजेस्ट की थी, अलंकार पारिजात। ठीक है, नरोत्तम दास स्वामी की रचना है, पुस्तक है बल्कि, अलंकार पारिजात। इस पुस्तक में ये सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नरोत्तम दास स्वामी, इसको आप चाहे तो खरीद सकते हैं। ठीक है, ये किताब पूरा कवर कर लेगी। ठीक, हिंदी की भी भाषाएं, भाषा में अगर देखा जाए तो हिंदी की भी भाषाएं, बोलियां, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, सीमाएं, सुधार के प्रयत्न, ये पूरा देवनागरी लिपि से ही। ठीक है, इतना दूर पूरा देवनागरी लिपि से ही है कि नामकरण कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, विशेषताएं क्या रही, उसकी सीमाएं क्या हैं और सुधार करने के प्रयत्न क्या क्या किए गए। ठीक, तो कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो कि आप अन्य परीक्षाओं की, प्रवक्ता परीक्षाओं की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं की तैयारी करते समय इस पोर्शन को न पढ़े। इसलिए हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि सर आप कोई किताब नहीं बता रहे हैं। ठीक है, हमने डाला हुआ था कि एक किताब जरूर मैं बताऊंगा जिससे कि आप लिखित परीक्षा के लिए तैयार हो सकें, लेकिन अभी आपके पास प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जितनी भी किताबें हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। यदि आपने किसी का पुराना धुराना कोर्स भी लिया होगा
तो उससे आपका काम चल सकता है। ऐसा नहीं है कि यूपीएलटी के नाम पे आप फिर से एक बैच ज्वाइन कर लें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप सिलेबस को देखिए, इसीलिए टाइम लेके मैं आपसे भी से बात कर रहा हूं, कोई ऐसी नई चीज नहीं है। व्याकरण का पोर्शन दिया गया है जिसमें कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, समभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति। तो व्याकरण के लिए कोई ना कोई मूल किताब अपने पास आप रखे होंगे। वासुदेव नंदन प्रसाद इत्यादि की किताब जरूर रखिए, हरदेव बारिक किताब, इसमें से कोई एक किताब रखिए। बाकी मार्केट में ढेर सारी किताबें चल रही हैं, उनको भी आप खरीद सकते हैं। जिसकी भाषा शैली आपको ठीक लगे या फिर जिसका कलेक्शन अच्छा लगे आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो सभी व्याकरण की किताबें किससे बनी हुई हैं? इन्हीं मूल किताबों से बनी। ठीक है, अगर हम व्याकरण की किताब लिखते हैं तो हम ये नहीं दावा कर सकते कि हमारी ही किताब से आया है। किसी के भी व्याकरण की किताब से सवाल आ सकता है। हाँ, प्रस्तुति सबकी अलग अलग ढंग से होती है। थोड़ा सा कलर हो जाता है, पेज कलर हो जाता है और ऊपर से चमक दमक लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई सीधा सादा दिख रहा है तो उसके अंदर वो चीजें नहीं है, उसके अंदर भी है। लेकिन आजकल का जो थोड़ा समय है चकाचौंध वाला, आकर्षित करने वाला है, तो हम उसके तरफ चले जाते हैं। प्रस्तुति देखिए, एक अच्छी बात यह है कि अगर आप बुक शॉप पर जाते हैं तो किताब के कंटेंट को देखिए कि किस टाइप की किताब है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से खरीदिए। पॉपुलर किताबों के बारे में तो पता चल जाता है, लेकिन नई किताब अगर कोई है उलट पलट के देखिए, देखते ही होंगे आप लोग। तो व्याकरण को आपको देखना है जो कि हिंदी व्याकरण के रूप में देखा जा सकता है। ये भी आपके लिए कोई नया पोर्शन नहीं है, पुराना ही आपने पहले पढ़ा होगा। अब इसमें संस्कृत साहित्य को जोड़ा गया है और स्पेशली जिन विद्यार्थियों ने इंटरमीडिएट में संस्कृत लिया होगा उन्हीं के दृष्टिकोण से ये एक तरीके से वैकेंसी आई भी है। ठीक है, तमाम विद्यार्थी कमेंट लिख रहे हैं कि वो बीए में हिंदी संस्कृत पढ़े हुए हैं तो भर सकते हैं कि नहीं, एकल विषयों से पढ़े हैं तो भर सकते हैं कि नहीं। देखिए, यहाँ पर कंडीशन ये लगा दी गई है कि आपका बीए में हिंदी होना चाहिए, साथ में इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए। ये नहीं इसमें बोला जा रहा है कि बीए में भी संस्कृत होना चाहिए, ऐसा नहीं बताया जा रहा। इसमें बताया जा रहा है कि आपने बीए में एक विषय के रूप में हिंदी लिया हो और इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत होना चाहिए। ये कंडीशन जो है वो कई लोगों को वंचित कर दे रही है। ठीक है, अगर हिंदी के साथ संस्कृत से आप बीए किए हुए हैं तब तो ठीक था, लेकिन जो इंटर में संस्कृत कर दिया है इसकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ होगा। और जो नए नए बच्चे अभी हैं वो देख लें कि अगर आगे वो यूपीएलटी की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई हिंदी के साथ संस्कृत को आपको हमेशा लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बनाने में कई बार दिक्कत होती है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो इन विज्ञापनों से भी आप सीख सकते हैं। एक यहाँ पर तो पता चला। तो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? 3 भागों में बांटा गया है संस्कृत साहित्य या फिर संस्कृत विषय को, कि प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाकारों में है कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष और बाणभट्ट। ठीक है, तो इन्हीं 7 को आपको तैयार करके जाना है। ठीक, इन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे, सब ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। अब इसमें ख में बांटा गया है कि संधि, संधि के जो भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इनसे सवाल रहेंगे। समास, शब्द रूप, सर्वनाम रूप, धातु रूप से सवाल रहेंगे और कारक प्रयोग। तो कुल मिलाकर ये विशुद्ध तरीके से संस्कृत व्याकरण का ही पोर्शन है। ठीक है, इसके लिए इंटरमीडिएट में एक किताब चलती थी संस्कृत दिग्दर्शिका, वो अगर आप पढ़ लें तो हो जाएगा। बाकी किसी का आपने खरीदा होगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं। हर जगह व्याकरण के लिए फार्मूला जरूरी है। ठीक है, और उसको आप प्रैक्टिकली करते रहिए। जैसे आप दाएं बाएं कहीं जा रहे हैं तो देखिए कि क्या वहां पर कुछ गलत तो नहीं लिखा गया, जैसे कोई भी शब्द है। ठीक है, अभी मैं बीए के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था तो एक बच्ची बोली कि सर आप हिंदी व्याकरण तो पढ़ाएंगे कि नहीं। हमने कहा कि हिंदी व्याकरण आपको प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बीए में व्याकरण कहाँ पढ़ाया जाता है, एमए में व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर शिक्षक ठीक हो तो वो व्याकरण से जोड़कर भी बता सकता है। तो तुरंत उससे मैंने कहा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा था। ठीक है, बुक हमने बताया था कि ये आप खरीद लीजिए। तो हमने उससे पूछा कि इसमें सरल क्या है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास सरल क्या है?
तो तुरंत उसने बता दिया कि विशेषण। हमने कहा यही है व्याकरण। व्याकरण को लेकर कोई बांध के नहीं चल सकता है। आपको दाएं बाएं आगे पीछे देखते रहना है कि जो आपने व्याकरण पढ़ा था उसका उपयोग यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। इसमें क्या है, अनुवाद भी पढ़ना है आपको। ठीक, तो अनुवाद के कुछ नियम कानून है, उसको आप समझ जाएंगे तो कर लेंगे। ठीक है, तो संस्कृत से इस तरीके के सवाल आएंगे। तो नॉर्मली आप देख रहे हैं कि अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे तो भी यही सभी पढ़ना था आपको। तो कोई नई चीज मेरे हिसाब से तो नहीं दिखाई दी है। ठीक है, नया चीज यही दिखाई दिया कि अब सब्जेक्टिव तौर पर आपको लिखना होगा, यही नई चीज दिखाई दी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को पाठ्यक्रम अच्छे से समझ आ गया होगा और पैटर्न को भी आपने समझ लिया होगा। आपको लगा होगा कि केवल पैटर्न में ही बदलाव हुआ है, पाठ्यक्रम में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा हम अच्छे से निकाल सकते हैं। हमें मेहनत करना है। जो द्वितीय परीक्षा है, जो मुख्य परीक्षा है, द्वितीय चरण है, उसमें मेहनत करना है। तो इसको लेकर हम समय समय पे आप सभी से चर्चा करते रहेंगे और जो गूढ़ चीजें होंगी, जो मेन चीज होगी, जिसके वजह से आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, आपके अंदर आपका मनोबल बढ़ेगा, ठीक है, आपकी तैयारी सही दिशा में चलेगी, उसको हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे भी। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर को लेके आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और भी कोई कंफ्यूजिंग चीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।